24 फरवरी 2026 की सुबह लखनऊ का आशियाना इलाका। अचानक वहां पुलिस की हलचल बढ़ जाती है और टीम एक घर के अंदर दाखिल होती है। घर के ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस को एक नीला ड्रम मिलता है। इस ड्रम को देखते ही वहां मौजूद लोगों के दिमाग में तुरंत मेरठ का वो मुस्कान केस याद आ जाता है। हालांकि ये केस उस पुराने मामले से काफी अलग था, लेकिन इसमें जो कुछ भी हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। 24 फरवरी का ये वो वक्त था जब इस पूरी वारदात की सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली थी। लोग ये सोचकर भी दंग थे कि कोई इतनी खतरनाक प्लानिंग कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई कोई एक डेड बॉडी के साथ उसी घर में 4 दिनों तक रह सकता है। इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है आज से करीब 9 साल पहले। लखनऊ के इसी आशियाना एल सेक्टर में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी, उनके 2 बेटे और एक बेटी। घर के मुखिया मानवेंद्र सिंह एक बड़े कारोबारी थे। उनकी 4 पैथोलॉजी लैब्स और 2 शराब की दुकानें थीं, यानी घर की फाइनेंशियल हालत काफी अच्छी थी। लेकिन 9 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। बताया जाता है कि मानवेंद्र सिंह का अपनी पत्नी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ और बहस इतनी बढ़ गई कि उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली। यह वक्त पूरे परिवार और खासकर मानवेंद्र जी के लिए बहुत मुश्किल भरा था। उस दौरान पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह दी कि बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मानवेंद्र जी को डर था कि शायद कोई दूसरी औरत उनके बच्चों को वो सगा प्यार न दे पाए जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसी वजह से उन्होंने अकेले ही बच्चों को पालने का फैसला किया। उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ अपने बच्चों और बिजनेस पर था। पैसों की कोई कमी नहीं थी और जिस घर में वो रहते थे उसकी कीमत भी करोड़ों में थी। ये 4 मंजिला मकान काफी बड़ा था। 3rd फ्लोर पर मानवेंद्र जी अपने बच्चों के साथ रहते थे, 2nd फ्लोर पर किराएदार थे और 1st फ्लोर पर मानवेंद्र जी के भाई अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। घर का ग्राउंड फ्लोर अक्सर खाली ही रहता था। वक्त गुजरता गया और तारीख आई 21 फरवरी 2026। मानवेंद्र जी के भाई जो पुलिस में थे, छुट्टियों पर अपने गांव गए हुए थे। जब वो 21 फरवरी को वापस लौटे तो उन्हें मानवेंद्र जी कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने मानवेंद्र जी के 19 साल के बेटे अक्षत प्रताप से पूछा कि उनके बड़े भाई यानी मानवेंद्र सिंह जी कहाँ हैं। अक्षत अपने चाचा को बताता है कि 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उसके पिता दिल्ली के लिए निकले थे। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि वह 21 फरवरी की दोपहर तक वापस लौट आएंगे। लेकिन यहाँ एक बात मानवेंद्र जी के भाई को थोड़ी अजीब लगी। मानवेंद्र जी के पास 3 फोन और 3 अलग अलग नंबर्स थे और ताज्जुब की बात यह थी कि तीनों के 3 नंबर्स एक साथ स्विच ऑफ आ रहे थे। यह बात उन्हें काफी खटक रही थी। 21 फरवरी की दोपहर भी बीत गई, लेकिन मानवेंद्र जी का कोई अता पता नहीं था। जब भाई ने दोबारा अक्षत से पूछा तो उसने फिर वही कहा कि पिताजी अभी तक नहीं आए हैं और न ही उनका फोन लग रहा है। भाई को अब चिंता होने लगी। चूंकि मानवेंद्र जी एक बड़े बिजनेसमैन थे तो उनके मन में कई शक पैदा होने लगे। कहीं किसी बिजनेस राइवल से कोई अनबन तो नहीं हो गई, या कहीं किसी ने उनका अपहरण तो नहीं कर लिया। जब 21 फरवरी की रात तक भी मानवेंद्र जी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो अगले दिन यानी 22 फरवरी को उनका बेटा अक्षत और उनके भाई दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन मानवेंद्र जी के परिवार और उनके दोस्तों को लग रहा था कि शायद पुलिस उतनी तेजी नहीं दिखा रही जितनी जरूरत है। इसी बीच मानवेंद्र जी के बेटे अक्षत ने एक सोसाइटी का ग्रुप बनाया और उसमें आस पड़ोस के सभी लोगों को जोड़ लिया। उसने ग्रुप पर अपने पिता की सारी डिटेल शेयर करना शुरू कर दी ताकि हर किसी के पास पूरी जानकारी रहे। जब 22 फरवरी को भी कोई सुराग नहीं मिला तो 23 फरवरी को मोहल्ले के सभी दोस्त और जानने वाले इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। चूंकि मामला एक बड़े और अमीर कारोबारी के गायब होने का था, इसलिए लोगों ने अपने ऊंचे कॉन्टेक्ट्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दबाव बढ़ते ही पुलिस पूरी तरह हरकत में आई। सबसे पहले मानवेंद्र जी के तीनों मोबाइल नंबर्स की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली गई ताकि ये पता चल सके कि वो आखिरी बार कहाँ थे और किससे बात की थी। पुलिस जब मानवेंद्र जी की लास्ट लोकेशन ट्रैक करती है तो वो घर से करीब 22-23 किलोमीटर दूर अरोसा भरोसा नाम की एक जगह दिखाती है। इसके बाद पुलिस घर के ठीक बगल में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालती है। फुटेज में सब दिखता है कि 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे मानवेंद्र जी किसी शादी से लौटकर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और घर के अंदर जाते हैं।
लेकिन जैसा कि बेटे अक्षत ने दावा किया था कि वो सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए निकले, वैसा कोई भी सुराग कैमरे में नजर नहीं आता। उनके घर से बाहर निकलने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। हालांकि पुलिस और जानकारों को लगा कि शायद ये कोई टेक्निकल कमी हो सकती है, क्योंकि घर का जो मेन गेट था वो कैमरे की नज़र में सीधा नहीं आ रहा था। मानवेंद्र जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में था, जबकि अक्षत घर पर ही रहता था। उनकी बेटी पिता के अचानक गायब होने से बहुत गहरे सदमे और डर में थी। चूंकि वारदात के वक्त अक्षत घर के अंदर ही मौजूद था, इसलिए पुलिस ने उससे बारीकी से पूछताछ करने का फैसला किया। अक्षत की स्टेटमेंट शुरू में तो काफी साफ सुथरी लग रही थी। पुलिस इसके बाद लोकेशन का पीछा करते हुए अरूसा भरोसा इलाके में पहुंचती है, लेकिन वहां ना तो मानवेंद्र जी का फोन मिलता है और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके। पुलिस पूरी तरह खाली हाथ थी। वापस आकर पुलिस फिर से अक्षत से सवाल जवाब करती है। उससे पूछा जाता है कि क्या किसी से कोई पुरानी रंजिश या लेन देन का मामला था, लेकिन अक्षत ऐसी किसी भी बात से साफ इनकार कर देता है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, पुलिस को धीरे धीरे अक्षत पर शक होने लगता है। बार बार एक ही सवाल पूछने पर अक्षत की बातों में विरोधाभास आने लगता है, यानी उसकी स्टेटमेंट्स बदलने लगती है। हैरानी की बात यह थी कि शक के घेरे में होने के बावजूद अक्षत के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, न कोई घबराहट, न कोई डर और न ही किसी तरह की नर्वसनेस। वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है। पुलिस के लिए ये बात काफ़ी अजीब थी कि 19 साल का एक लड़का अपने पिता के गायब होने के बाद भी इतना शांत कैसे रह सकता है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल रहा था, इसलिए उन्होंने अक्षत की उसी दिन की लोकेशन चेक की जिस दिन मानवेंद्र जी गायब हुए थे। जांच में जो सामने आया उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। अक्षत और उसके पिता दोनों की लास्ट लोकेशन एक ही जगह की आ रही थी। अक्षत को अब एहसास होने लगा था कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। उसने जैसा सोचा था हकीकत वैसी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे समझ आ गया कि पुलिस को सच जानने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। घबराहट में अक्षत ने अपने अंकल को बुलाया, जो मानवेंद्र जी के बिजनेस पार्टनर भी थे। उसने उनके सामने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने कहा, मैं डर गया था इसलिए पहले नहीं बताया, लेकिन सच ये है कि पापा ने खुद अपनी जान दे दी है। लेकिन अक्षत की ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। मानवेंद्र जी के पड़ोसी और दोस्त उन्हें सालों से जानते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मानवेंद्र जी जैसा मजबूत इंसान कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। मामला अब और भी उलझ गया था। अक्षत के अंकल जब उसके पास पहुंचे तो उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने जब सख्ताई से पूछताछ की तो अक्षत का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सीधा हाथ उसी का था। पुलिस को अब मामला साफ नजर आ रहा था। अक्षत को तुरंत हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। वहां लंबी पूछताछ हुई और फिर 24 फरवरी की सुबह पुलिस अक्षत को लेकर उसके घर पहुंची। वहां लंबी पूछताछ हुई और फिर 24 फरवरी की सुबह पुलिस अक्षत को लेकर उसके घर पहुंची। लेकिन इस बार मंजर अलग था। अक्षत के हाथों में हथकड़ियां थीं। घर के अंदर ले जाकर पुलिस ने उससे पूरी वारदात का रिक्रिएशन करवाया कि उसने सब कुछ कैसे अंजाम दिया। लेकिन इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह जानने के लिए हमें करीब 4 साल पीछे जाना होगा। साल 2022 के आसपास की बात है। अक्षत एक बार घर से भाग गया था। वजह यह थी कि उसके पिता मानवेंद्र जी उस पर MBBS करने और नीट की तैयारी करने का बाहरी दबाव बना रहे थे। मानवेंद्र जी चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन अक्षत का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो इस तरह की बंदिशों और करियर के प्रेशर से तंग आ चुका था। अक्षत कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। उसका मन तो बिजनेस में लगता था और वह अपने पिता के काम में हाथ बटाना चाहता था। उसके पास कई बिजनेस आइडियाज भी थे। वह अक्सर अपने पिता से कहता था, हमें एक पैथोलॉजी लैब बंद करके वहाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, जिसके लिए उसके पास पूरा प्लान तैयार था। जरा सोचिए, आज अगर अक्षत 19 साल का है तो 4 साल पहले उसकी उम्र कितनी कम रही होगी। उस छोटी सी उम्र में वह घर से भागने से पहले 6 पन्नों का एक लेटर छोड़ गया था। उस खत में उसने अपने पिता को सब कुछ समझाया था कि वह जिंदगी में क्या करना चाहता है और बाकायदा एक बिजनेस मॉडल भी बनाकर दिया था। घर से भागकर वह कानपुर पहुंच गया था। इधर मानवेंद्र जी पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने अक्षत के एक दोस्त को फोन किया। शुरुआत में तो दोस्त ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन मानवेंद्र जी भांप गए कि उसे सब पता है। उन्होंने उसे डराया कि अगर यह मामला पुलिस तक गया तो उसे भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस के नाम से दोस्त घबरा गया और उसने सच उगल दिया कि अक्षत इस वक्त कानपुर में है। इसके बाद मानवेंद्र जी उसी दोस्त के जरिए अक्षत को फोन करवाते हैं। उसे लालच दिया जाता है कि दोस्त को उसे कुछ जरूरी सामान देना है। अक्षत उस वक्त भी बहुत चौकन्ना था। उसने अपने दोस्त को वीडियो कॉल की और पूरी गाड़ी चेक करवाई कि कहीं कोई और तो साथ में नहीं बैठा है। मानवेंद्र जी और उनके दोस्त अपनी अलग गाड़ी में पीछे छिपे हुए थे। जैसे ही अक्षत वहां पहुंचा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और वापस घर ले आए। उस वक्त मानवेंद्र जी के दोस्तों ने उन्हें समझाया भी था कि बेटे पर इतना दबाव मत डालो, वरना वो आगे भी ऐसी हरकतें कर सकता है। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। इस घटना के करीब 1 महीने पहले पूरा परिवार वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया था। तभी उनके घर से कुछ गहने चोरी हो गए। सबको लगा कि शायद काम वाली ने ये सब किया है, इसलिए पुलिस कंप्लेंट भी हुई और उससे कड़ी पूछताछ भी की गई। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि वो गहने कहीं बाहर नहीं गए थे, बल्कि घर के अंदर ही मिल गए। शक की सुई अक्षत की तरफ घूमने लगी कि शायद ये सब उसी का किया धरा था। खैर, ये तो बस शुरुआत थी। अब वो वक्त आने वाला था जब चीजें बेहद डरावनी और भयानक मोड़ लेने वाली थीं। 19 और 20 फरवरी की वो रात थी। करीब 1:30 बज रहे थे और जब मानवेंद्र जी एक शादी से घर लौटते हैं, घर आते ही उनकी और अक्षत की फिर से वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है। अक्षत ने पुलिस को बताया कि उस वक्त उसके पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक उठा ली थी, शायद उसे डराने के लिए। झगड़ा फिर से उसी बात पर था कि उसे नीट की तैयारी करनी होगी, जबकि अक्षत उस वक्त BBA कर रहा था। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला आपे से बाहर हो गया। अक्षत ने अपने ही पिता से वो बंदूक छीनी और उन पर गोली चला दी। मानवेंद्र जी की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर अक्षत की छोटी बहन अपने कमरे से बाहर भागी आई। उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। उसका सगा भाई उसके पिता की जान ले चुका था। उस बच्ची की मां पहले ही गुजर चुकी थी और अब सिर से पिता का साया भी उठ गया था। अक्षत ने अपनी बहन को बुरी तरह धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया या शोर मचाया तो वो उसे भी मार डालेगा। डरी सहमी वो बेबस लड़की अपने भाई के खौफ की वजह से चुप हो गई। यह सब देखकर अक्षत की छोटी बहन बुरी तरह डर गई। वह गहरे सदमे में चली गई थी। अपनी बहन को चुप कराने के लिए अक्षत ने उससे यह तक कह दिया कि अगर उसे भूख लगी है तो वह उसके लिए पिज्जा मंगा देगा। लेकिन उसकी बहन अब इतनी भी छोटी नहीं थी कि एक पिज्जा खाकर अपने पिता की मौत को भूल जाए। वह खौफ के मारे अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उधर अक्षत ने बड़ी ही ठंडे दिमाग से प्लानिंग शुरू की। जब रात को सब सो गए तो उसने अपने पिता की लाश को एक गद्दे पर रखा। वह चुपचाप लाश को सीढ़ियों से घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर तक ले गया। वहां उसने लाश को एक गेस्ट रूम में रखा और बाहर से ताला लगा दिया। अगली सुबह वह मार्केट गया और वहां से एक नीला ड्रम, एक आरी और करीब 18-19 लीटर तेजाब खरीद कर लाया। वापस घर पहुंचकर उसने ग्राउंड फ्लोर के उसी कमरे में अपने पिता की लाश के टुकड़े किए। वह सिर और हाथ के हिस्सों को अपनी गाड़ी में रखकर अरोसा भरोसा नाम की जगह पर फेंक आया। रास्ते में उसने अपने पिता के तीनों फोन भी स्विच ऑफ करके कहीं दूर फेंक दिए। उसका प्लान यह था कि बाकी की लाश को ड्रम में डालकर उस पर तेजाब डाल देगा ताकि शरीर पूरी तरह गल जाए और किसी को कानों कान खबर तक ना हो। अक्षत को लगा था कि वह तेजाब की मदद से सब कुछ मिटा देगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है और अब बच पाना नामुमकिन है, तब डर के मारे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात सबको सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है। पड़ोसियों और इस केस को सुनने वाले हर इंसान के मन में बस एक ही सवाल है, मानवेंद्र जी की बेटी। माना कि वह अपने भाई से बहुत डरी हुई थी, लेकिन जिस घर में उसके पिता की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, उसी दौरान 23 तारीख को उसका एग्जाम भी था। वह एग्जाम देने स्कूल भी गई। इतना ही नहीं, उससे पिछली रात वह पड़ोस में रहने वाली अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पढ़ाई करने भी गई थी। सबके मन में यही डाउट आ रहा है कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी उस लड़की ने अपनी सहेली या किसी भी पड़ोसी को एक इशारा तक क्यों नहीं किया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने खामोश रहकर अपने भाई को यह सब करने दिया। क्या यह सिर्फ जान का डर था या फिर उस खौफनाक मंजर ने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया था।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि शायद अब उसके फैमिली में सिर्फ उसका भाई ही बचा था। वो नहीं चाहती थी कि हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, या फिर शायद वो उस वक़्त इतनी बुरी तरह डर गई थी कि उसे कुछ सूझा ही नहीं। ख़ैर, यह था लखनऊ का वो हालिया मामला जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही सामने आया है। इस पूरी घटना पर आपका क्या मानना है? क्या पिता की तरफ से बेटे पर डाला गया हद से ज़्यादा प्रेशर इस अंजाम की वजह बना, या फिर बेटे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो अभी सामने आना बाकी है? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।